करेंगे। देखो भाई, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 22 की। टॉपिक का नाम है ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। कहने का मतलब है कि बायोकेमिस्ट्री की जो लैब होती है उसमें आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, तो उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करनी है इसमें, ठीक है ना। एक तरीके से ये भी लास्ट टॉपिक ही मान सकते हो बायोकेमिस्ट्री का। इससे पहले 21 तक मैं बता चुका हूँ सब, ठीक है ना। 23 नंबर पे एक टॉपिक है ये कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अब ये टॉपिक नंबर मैंने गलत डाल दी, ये 23 है, यहाँ पे मैंने 22 लिख रखा, पर ये कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये माइक्रोबायोलॉजी में पूछ रहा है कलेक्शन करने स्पेसिमेन का या बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मिक्स ही मानने, माइक्रोबायोलॉजी मान लो चाहे बायोकेमिस्ट्री मान लो। इसलिए ये जो एक तरीके से फाइनल, ये मेरा लास्ट वो है टॉपिक बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में चलते हैं इसका। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये कह रही लाइन की क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेशन, ठीक। आगे बोलो यूज टेक्नोलॉजी, इसमें क्या यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। एंड रोबोटिक टू परफॉर्म, और रोबोट क्या करे जाते हैं, यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म, काम करने के लिए। लैब टेस्ट को लाइक सैंपल हैंडलिंग, जैसे सैंपल को हैंडल करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए। एंड डाटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए। बूस्टिंग को बढ़ाने के लिए, बूस्टिंग एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, उसके लिए भी यूज करते हैं। और स्पीड बढ़ानी है तो हम टेक्नोलॉजी और रोबोटिक इनमें से किसी का यूज कर सकते हैं। और एक्यूरेसी, और हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम सही आए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कुछ रोबोट वगैरह। आगे लिखो मिनिमाइजिंग ना बाय रिड्यूसिंग मैनुअल स्टेप, मतलब जो आदमी या इंसान द्वारा जो स्टेप की यूज किए जाते हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से तो एक आम आदमी काम कर रहा है लैब में, टेक्नीशियन या डॉक्टर, उधर एक रोबोट या कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन करेगी तो समझ जाओ वो गलती कम करेगी, ठीक है ना। अब आ गया है हैंडलिंग हाई सैंपल वॉल्यूम, मतलब कि हाई सैंपल के जो वॉल्यूम है उसको हैंडल करना। मिनिमाइजिंग एरर, गलती कम करना, ये गलतियों को कम करने के लिए भी मतलब टेक्निक का यूज करते हैं या रोबोट का। एंड स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ाने के लिए। पेशेंट रिजल्ट, पेशेंट की मतलब जो रिपोर्ट है उसके जल्दी से हम रिजल्ट दे सकें, रिपोर्ट बना कर दे सकें, उसके लिए भी क्या नई तकनीक या मशीन का यूज करते हैं इसमें। इन्वॉल्विंग, इसमें क्या शामिल है, सिस्टम फ्रॉम सिंपल एनालाइजर, मतलब एक सिंपल एनालाइजर से लेके टू फुल्ली इंटीग्रेटेड रोबोटिक ट्रैक्स। इसमें क्या है, एक तो सिंपल एनालाइजर है जिससे RFT KFT हम करते हैं, उससे लेकर रोबोटिक ट्रैक्स तक इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन, मतलब जो पूरी जो लैब है वो एकदम ऑटोमेटिक तक मिल जाएगी तुम्हें। पर ये अपने इंडिया में तो अभी खास है नहीं, लेकिन तुम यूरोपियन कंट्री में देखो, जैसे इटली, फ्रांस, UK, जर्मनी, स्पेन, इनमें मिल जाएगी तुम्हें, पुर्तगाल, ये सब जो भी वो बहुत सारी कंट्री में, ये सब के तो नाम याद नहीं। आगे है दिस टेक्नोलॉजी कवर, ये टेक्नोलॉजी कवर कर लेगी क्या क्या, प्री एनालिटिकल, मतलब कि जांच करने से पहले या है ना कोई सैंपल को मैं एनालिसिस करना है उससे पहले के जो प्रोसेस हैं उन्हें भी कवर कर सकती है ये तकनीक, ये रोबोट। और आगे लिख रहा है, आगे हम देखो मैं बता भी दूँ क्या है। प्री एनालिटिकल में है सॉर्टिंग सेंट्रीफ्यूजिंग, मतलब दो प्रोसेसिंग यहाँ पर लिखी हैं, दो प्रक्रिया जो लैब में होती हैं, सॉर्टिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग। ये दोनों काम किससे पहले के प्री एनालिटिकल में आते हैं, तो इनको भी नई टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। फिर एक एनालिटिकल, मतलब जिसमें प्रॉपर टेस्ट करेंगे हम, ठीक, उसको तो ये करेगी ये नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन। एंड पोस्ट एनालिटिकल, मतलब हमारी जो जांच हो गई है
उसके बाद में किसी को रिपोर्ट वगैरह बनानी है, कुछ और काम करने हैं, तो उन्हें भी क्या कर देगी, मशीन कर देगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग। आगे लिख रहा हूँ फेजेज, अवस्थाएं, ट्रांसफॉर्मिंग लैब रोल्स। ये जो फेजेज हैं ये ट्रांसफॉर्मिंग मतलब बदल देंगी लैब रोल्स, लैब के रोल्स को, टोवार्ड्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। टोवार्ड्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब जो बहुत मुश्किल वाले एनालिसिस हैं उनको सब बदल देगी और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को भी क्या है कंट्रोल कर लेगी, और मतलब तुम्हारी लैब की जो क्वालिटी उसको बढ़ा देगी, ऐसा मान लो। की एस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स एंड एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं, या की एस्पेक्ट का मतलब पहलू और फ़ायदे, इसके फ़ायदे क्या हैं ऐसे समझ लो, ठीक है ना। एस्पेक्ट का मतलब पहलू है, बेनिफिट्स का मतलब फ़ायदा है, एडवांटेज को मतलब भी इसके क्या क्या लाभ हैं, ये फ़ायदा है, यही बात है। इंक्रीज थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी, इसमें देखते क्या, मशीन प्रोसेस मोर सैंपल फास्टर, रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम्स। यही कह रही है मशीन की जो प्रोसेस है वो मोर सिंपल है, मतलब अधिक आसान है और तेज़ है। रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम, जो हमारा बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको क्या करती हैं, ये कम भी करती हैं, जल्दी भी करती हैं और आसान बनाती हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी, मतलब जो हमारे रिजल्ट कुछ गड़बड़ आ सकते हैं उनको ये क्या कर देगी, कम कर देगी। अब कुछ सोचो एक आदमी काम करो और एक बिल्कुल मशीन करेगी प्रॉपर, तो मशीन तो रिजल्ट अच्छे निकालेगी, है क्या। उसी का कह रहे हैं मिनिमाइज ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन द्वारा एरर त्रुटि होंगी उनको ये क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी, कम करेगी। इन पिपेटिंग डाटा एंट्री, जैसे कि पहले पिपेट आती थी मुँह से, उसमें ब्लड वगैरह सक करते थे, तो उसमें हमें लेना 5 माइक्रोलीटर, तो उसमें आएगा 5.5 माइक्रोलीटर, तो मतलब उससे कुछ गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन आजकल तो ऑटोमेटिक आती हैं, सिरिंज की तरह देखी होंगी तुमने लैब में, उनसे जितनी चाहोगे बिल्कुल उतनी एक्यूरेट वो लेगी, सैंपल लेगी। एंड सैंपल, देखो डाटा एंट्री एंड सैंपल हैंडलिंग, बस इतनी है। आगे दूसरी हेडिंग है एनहेंस सेफ्टी। एनहेंस का मतलब बढ़ाती है, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। रिड्यूस लैब स्टाफ एक्सपोजर, मतलब बहुत सारे स्टाफ रखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लैब में, यदि तुम्हारे पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो। टू पैथोजेंस एंड हैजार्ड सब्सटेंस, टू स्टाफ एक्सपोजर, हाँ नहीं भाई ये लाइन ये कह रही है रिड्यूस लैब स्टाफ एक्सपोजर टू पैथोजन एंड हैजार्ड सब्सटेंस, मतलब जो तुम्हारे लैब में काम करने वाले स्टाफ है उसमें पैथोजन या हैजार्ड सब्सटेंस को ये क्या कर देंगी, कम कर देगी, ठीक है ना। सेफ्टी मतलब तुम्हारी बढ़ जाएगी, जब ऑटोमेटिक मशीन चलेंगे सेफ्टी तो खुद ही बढ़ जाएगी। जहाँ तुम केमिकल को मैनुअली यूज कर रहे हो वहाँ मशीन अपने आप करेगी, तो तुम्हें तो कोई खतरा फिर है ही नहीं केमिकल से या रिएजेंट कोई भी हो। स्टैंडर्डाइजेशन, ये एंश्योर कंसिस्टेंट सैंपल प्रिपरेशन, सुनिश्चित करो कंसिस्टेंट सैंपल प्रिपरेशन, लगातार सैंपल की तैयारी। रिएजेंट एडिशन, रिएजेंट जोड़ना, एंड क्या रिएक्शन कंडीशन, जो प्रतिक्रियाओं की अवस्था है उसको क्या करना, एंश्योर करो इनको सब। आ गया रिड्यूस्ड लेबर कोस्ट, जो मैं इसमें बता रहा ना गलती से वो यहाँ पे है ये लाइन। फ्री अप टेक्नीशियंस हो भाई और मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब फ्री हो जाओ टेक्नीशियंस हो सकते हो, टेक्नीशियन से, और मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, जो मुश्किल वाले टास्क हैं उनसे, ये काम है पैथोलॉजी लैब जो मुश्किल वाले, उनसे टेंशन फ्री हो जाओ। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज यूज, इसका मतलब ऑप्टिमाइज मतलब बढ़ाना, रिसोर्स का मतलब पता नहीं भी क्या है यार, इसका थोड़ा मेरे को भी नहीं पता। आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के टाइप पे चलते हैं। डिस्क्रीट एनालाइजर, डिस्क्रीट एनालाइजर क्या, ईच सैंपल हैज इट्स ओन रिएक्शन वेसल, इसमें जो है हर कोई सैंपल के लिए एक अलग वेसल होगा मशीन के अंदर। आइडियल फॉर मल्टीपल टेस्ट इन वन सैंपल, मतलब कि एक सैंपल लगा दो तुम एक मरीज पर, उससे तुम्हारी CBC भी हो जाएगी, KFT हो जाएगी, LFT हो जाएगी, सब कर देगी। इसमें ये कहना चाहिए, ये लिखना ना, ईच सैंपल, हर एक सैंपल हैज रखता इट्स ओन रिएक्शन
उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया बेसल, मतलब उसमें बहुत सारी ट्यूब टाइप की या नली टाइप की लगी रहती होंगी जो मरीज़ के सैंपल को ले जाती होंगी अलग अलग उसमें चैम्बर में, जो मशीन के अंदर लगे रहते हैं। जो लीवर के लिए है तो उसको लीवर के लिए ले जाएगी, CVC को उसको CVC के लिए, जो KFT के लिए, ऐसा कुछ होता है। हालांकि CVC की तो बिल्कुल अलग ही मशीन आती है, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। ठीक, आगे देखते हैं कंटिन्यूस फ्लो एनालाइज़र। ये कंटिन्यूस फ्लो एनालाइज़र कौन सा है देखते हैं इसको। सैंपल एंड रिएजेंट्स फ्लो sequentially through a single path holder टेक्नोलॉजी। ये मैं कह रहा हूँ सैंपल एंड रिएजेंट, सैंपल और क्या है केमिकल, फ्लो करते हैं सीक्वेंशली क्रम से नंबर वाइज थ्रू ए सिंगल पथ, एक अकेले रास्ते से। मतलब ये बस यही कहनी चाह रही है, सैंपल एंड रिएजेंट जो है बारी बारी से एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं इस वाले एनालाइज़र में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो रिएजेंट है, यहाँ पे सैंपल है, तो इसके लिए अलग नली होगी, इसके लिए अलग नली होगी, फिर आगे जाकर कोई रिएक्शन होगी, नहीं। पहले सैंपल जाएगा, फिर रिएजेंट जाएगा, उसके बाद अंदर कोई रिएक्शन होगी, उसके बाद में वो रिजल्ट देगी। ठीक है, ये है इसमें। अब आ जाओ, ये क्या है भाई, रैंडम एक्सेस एनालाइज़र। रैंडम एक्सेस एनालाइज़र में देखते हैं क्या, कैन रन डिफरेंट टेस्ट। ये क्या हमारे अलग अलग टेस्ट को क्या कर सकता है, रन कर सकता है ऑन डिमांड, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से, जैसे तुम करना चाहो वैसे। ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। ठीक है ना, मतलब इसमें अलग अलग सैंपल कई तरीके से ऐसे लगा सकते हैं एक ही बार में। ठीक, आगे है टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन, आगे है शॉर्ट में TLA। रोबोटिक सिस्टम अगर लिख लो, लिंक प्री एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल स्टेप। मतलब ये कह रहा है रोबोटिक सिस्टम है, इसमें लिंक है, इसमें प्री एनालिटिकल मतलब जांच से करने से पहले के जो वो है कोई प्रोसेसिंग है उसको कर देगी, फिर टेस्ट तो करेगी मतलब एनालिसिस तो करेगी सैंपल को, बाद में रिपोर्ट वगैरह भी खुद भी दे सकती है बना के, लो बस ले जाओ। टेक्नीशियन को, डॉक्टर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बस सैंपल निकाल कर रख दो तुम, तो फिर अपने आप करेगी उसे रख। आगे है स्टेज ऑफ ऑटोमेशन की स्टेज क्या, प्री एनालिटिकल, ये तो वही है जो हम बता चुके हैं, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। मतलब जब देख ही लेते हैं इसको, बार कोडिंग, सॉर्टिंग, एलिकोटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड लोडिंग सैंपल। ये क्या, सारी जांच जो मेन जांच होती है मशीन में सैंपल रन कराते हैं उससे पहले की प्रोसेसिंग है, तो इसको बोलते हैं प्री का मतलब पहले, एनालिटिकल मतलब जांच करने से पहले की जो प्रोसेसिंग है वो आएंगे इसमें। अब एक है एनालिटिकल, इसमें जांच होती है, इसमें क्या, ऑटोमेटेड रिपीटिंग, अपने आप इसमें ब्लड ले लेगी मशीन, रिएजेंट केमिकल भी रिएजेंट भी ले लेगी, मिक्स करेगी, अपने आप इंक्यूबेट करेगी, एंड क्या करेगी, फोटोमेट्रिक ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट कर देगी, मतलब जांच वगैरह कर देगी मशीन। पोस्ट एनालिटिकल डाटा प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन विद लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम LIS और रिपोर्टिंग, मतलब लेबोरेटरी में रिपोर्टिंग वगैरह का सिस्टम सब क्या है, सब दे देगी अपने आप करके, जो लास्ट में काम बचा, प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट की सब देगी। इम्पैक्ट ऑन लैब पर्सनल, अगर ऑटोमेशन आया है बायोकेमिस्ट्री में तो इससे लैब पर्सनल पर, मतलब टेक्नीशियन, डॉक्टर जो भी हैं, पैथोलॉजिस्ट, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिपीटेटिव टास्क टू इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट, मैनेजिंग क्वालिटी एंड ओपनिंग एडवांस्ड सिस्टम। शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिपीटेटिव टास्क, भाई ये तो हमारी समझ से बाहर है। अगर हिंदी में समझें तो यार इसको लैब पर्सनल पे यही फ़र्क पड़ेगा कि ऑटोमेशन आ जाएगा तो लैब टेक्नीशियन को तो फिर काम मिलेगा नहीं, सब मशीनों से हो जाएगा सारा काम। ठीक है, अगर एक लाइन में बताऊँ तो ये है इसको मतलब।
पर इसमें तो कुछ और ही लिखा है इंग्लिश में, ठीक है ना। आगे एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या है यदि ऑटोमेशन आए बायोकेमिस्ट्री में। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड थ्रू आउट, क्या एफिशिएंसी हम बढ़ जाएगी। आगे इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो हमारे रिजल्ट हैं पैथोलॉजी के वो क्या एक्यूरेसी आ जाएगी, मतलब अच्छे रिजल्ट आएंगे। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जो तुम्हें 10 टेक्नीशियन की जरूरत थी वहाँ पे क्या हो जाएगी 5-4 की ज़रूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे समय के लिए बहुत टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ेगी। एनहेंस्ड स्टैंडर्डाइजेशन, जो मानक वगैरह हैं बायोकेमिस्ट्री की पैथोलॉजी लेबोरेटरी के वो क्या बढ़ जाएंगे। आ गया फिल्टर नहीं क्या है बेटर सेफ्टी। बेटर सेफ्टी का मतलब वही है कि तुम्हें रीएजेंट वगैरह छूने की ज़रूरत ही नहीं, मशीन अपने आप करेगी तो तुम्हें कोई खतरा भी नहीं, ठीक है ना। डेटा इंटीग्रेशन, जो डेटा वगैरह उसको भी अपने आप मैनेज करेंगे कंप्यूटर वगैरह रोबोट वगैरह जो भी हैं। 24/7 ऑपरेशन, मतलब 24 घंटा 7 दिन तुम चला सकते हो यदि तुम्हारे पास मशीन है ऑटोमेशन सिस्टम। डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या हैं वो देख लो। हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब अगर तुम ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री की लैब तुम चलाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हर मशीन महंगी आएगी, समझ लो 10 लाख 5 लाख 20 लाख 50 करोड़ 50 लाख ऐसे आएंगे, 1 आध करोड़ तक की भी होंगे। कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, मतलब उनका जो मेंटेनेंस है वो भी क्या कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर थोड़ी सी भी खराबी आ गई मशीन में तो तुम्हारे 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख में चले जाओ। अब खुद सोचो 20 लाख की मशीन है, उसमें एक छोटा सा पार्ट खराब होगा तो 1-2 लाख तो गए तुम्हारे। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स, अगर तुम ऑटोमेटिक मशीन रखोगे तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम्हारी लैब में उसी हिसाब से तुम्हें तैयार कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक मेज़ बनवा ली, वहाँ पर सेल काउंटर रख लिया और एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर रख लिया, चला रहे लैब, नहीं। हर मशीन को रखने का सिस्टम अलग रहेगा, टेम्परेचर देखना पड़ेगा, सब चीज़ देखनी पड़ेगी। रिस्क ऑफ बोटल नेक्स एंड डाउन टाइम, ये बोटल नेक्स क्या हुई तो मुझे भी नहीं पता। रिस्क ऑफ बोटल नेक्स एंड डाउन टाइम, इसकी नहीं पता भी मेरे को, मतलब खतरा है किसी चीज़ के इसमें, बोटल नेक्स में और डाउन टाइम। आ गए स्टाफ स्किल शिफ्ट, स्टाफ से रिलेटेड है ये तो कोई पता, मतलब कि जो स्टाफ की जो स्किल की जो वो है शिफ्ट हो जाएगी किस पे, मशीनों पे शिफ्ट हो जाएगी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, फिर जो है तुम्हें एक तरीके से तुम मशीन पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ, जो तुम्हारी प्रैक्टिस है जो तुम खुद जांच कर लेते थे फिर तुम वो भी धीरे धीरे क्या भूल जाओ, तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक पे जाने के लिए, तो तुम क्या ज़रूरत रहेगी फिर उसको करने की, तो वो सब भूल जाओ। तो एक तरीके से क्या एडवांटेज है, मतलब नुकसान ही है हमारे लिए। मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी, मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है मशीनों को उस पर क्या हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब आपके HbA1c की मशीन मंगा लो, आपका बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मंगा लो, आपको वो मंगा लो, फिर ऐसे ही मंगाते रहो, ख़राब होते रहो और मंगाते रहो, ऐसी होती रहती, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, ये टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर वही है जिससे लीवर की जांच होती है, किडनी की जांच होती है और बहुत सारी जांच होती हैं इससे, वो यही, ये हमारे टॉपिक में नहीं, बस ये तो मैंने ऐसे लिख ही दी, ठीक है ना। इसके टाइप देख लो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के, ऑटोमेशन लेवल, सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर, मतलब कि बाई ऑटोमेशन लेवल के हिसाब से देखें तो सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर है, एक फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर में, तो इसमें 2 रहते हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो वेट केमिस्ट्री, ड्राई केमिस्ट्री, इसमें थोड़ी थोड़ी बोले तो गीली कुछ केमिस्ट्री होगी, जो क्या है इसमें लिक्विड रिएजेंट यूज होते हैं, इसमें पाउडर रूप में कोई रिएजेंट होते होंगे, ड्राई सूखे वो यूज होते होंगे। बाई स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, अगर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो कितने किस टाइप के होंगे वो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। डिस्क्रीट एनालाइजर होता है, कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर है, ठीक है ना। कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर में ये भी बता चुका हूँ अपनी इसी वीडियो में, ठीक।
और एक डिस्क्रीट और कोई होता है। देखो पीछे मैंने बताई, हाँ देखो ये मैं बता चुका हूँ डिस्क्रीट एनालाइजर के बारे में। और देखें आगे कुछ है कि ना। हालांकि ये टॉपिक में है नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार, तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया तो लगना चाहिए कि क्या क्या है ये। सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर होता है 4 नंबर में बाई फंक्शन एंड एप्लीकेशन। अगर वो फंक्शन और एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो कितने टाइप के होते हैं बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। एक होता है क्लिनिकल केमिस्ट्री, एक होता है इम्यूनोएस्से एनालाइजर, एक होता है ब्लड गैस एनालाइजर जो गैस बतावेगा ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, CO2 कितनी है, ये सब। एक है यूरिन एनालाइजर, मतलब जो यूरिन एनालाइजर को बताएगा। एक है HbA1c एनालाइजर, शुगर को बताता है, डायबिटीज। बाई साइज और स्पीड के हिसाब से देखें तो एनालाइजर कितने टाइप के हैं। ये बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के बाद चले। ये है बेंच टॉप एनालाइजर, हाई थ्रोपुट एनालाइजर, पोर्टेबल एनालाइजर, ठीक है ना। अभी प्रिंसिपल एनालाइजर को इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, ना ही अभी हमारे टॉपिक में है। ये तो एनालाइजर का टाइप हो। कंपोनेंट्स भी हैं इसमें, देखो ये टॉपिक है। एप्लीकेशन क्या है एनालाइजर के, ये है, पर ये हमारे उसमें अभी है नहीं, ये तो मैंने अलग से लिखे रखा, ठीक। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एडवेंचर्ड एस्से टेक्निक, ये सब क्या है, ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक। मेन तो हमारी देखो कहाँ तक है ये टॉपिक, बस यहाँ तक है, ठीक है ना। अब ये वीडियो हम करते हैं बंद। अब अगले टॉपिक का चलेंगे, ये कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं कर रहा है कि बायोकेमिस्ट्री के कलेक्शन की बात कर रहा है या माइक्रोबायोलॉजी में, पर ज़्यादातर तो सेम ही होएगा, ठीक है ना। इस तो ब्लड में भी हम देख लेते हैं, यूरिन, स्टूल, बॉडी फ्लूइड, सब में देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी कुछ हो। अब वीडियो बंद करो, भी बहुत बड़ी होगी, ठीक।